हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं 41 लेक्चर हिंदी मीडियम में। तो हम मॉड्यूल डिस्कशन कर रहे थे, स्टेज 1 तक हमने ख़त्म कर दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप डाउट में भी पूछ सकते हैं उसको। अब हम स्टेज 2 पे जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक वस्तु को h मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है। एक वस्तु है, उसको h मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी है। एक वस्तु को h मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है। यहाँ से छोड़ रहे हैं जी स्वतंत्रतापूर्वक t बराबर 0 समय पर, ठीक है। 2 सेकंड पश्चात उसे रोका जाता है और तत्काल ही मुक्त कर दिया जाता है। भाई 2 सेकंड ही चलने दिया उसको, t बराबर 2 सेकंड पर, फिर उसको रोक दिया, पकड़ लिया, हाथ में पकड़ लिया, मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई 0, फिर उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो अगले 2 सेकंड के पश्चात उसकी ऊंचाई क्या होगी भाई, बाद में फिर वो 2 सेकंड और चलेगी तो उसकी कुल ऊंचाई कितनी होगी वो हम ज्ञात करने जा रहे हैं। मान लेते हैं जी ये कैपिटल H है, पहले 2 सेकंड में ये यहाँ आ गई, h दूरी तय कर ली, अगले 2 सेकंड में भी तो h ही दूरी तय करेगी, ये दूरी भी तो h ही होगी ना जी। तो इसकी अब धरातल से ऊंचाई ये कितनी होगी जी, ये ऊंचाई जो मैं इसको x बोल सकता हूँ, जिस x की वैल्यू क्या आएगी, टोटल हाइट कैपिटल H है माइनस h और h 2h, h आ जाए तो आंसर ही आ जाएगा। h कैसे आए, h निकालना है जी ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u कितना है जी 0, हाफ ए की जगह क्या लगाऊं g, t की जगह कितना 2 सेकेंड, तो h की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2 2g, और g की जगह है 20, h कितना आ गया जी, g की जगह 10, सॉरी 20 नहीं, तो ये कितना आ गया बताओ, h आ गया जी 20। तो आंसर कितना आया, कैपिटल H माइनस 40, x की वैल्यू आ गई जी h माइनस 40। समझ गए हो जी, कोई कन्फ्यूजन? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप हीट एंड ट्रायल से ही करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। हीट एंड ट्रायल मेथड अगर हम लगाएंगे इसमें तो हम इसको जल्दी कर देंगे जी। ये क्वेश्चन कर तो नहीं लिए हमने स्टेज 2 वाले, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको। कहाँ तक करवा दिए हैं, 12-13 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, 13, 14, 15 तक क्वेश्चन करवा तो नहीं दिए हैं क्या, ये देख लेना आप करवाएं कि नहीं करवाएं, याद करो। त्वरित होती है ये, इसका औसत वेग निकाला था, फिर हमने ब्रेक लगाया था, याद आ रहा है क्या? हाँ, ये 15 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं जी हम, बिल्कुल 15 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं जी स्टेज 2 के, जिसमें कैपिटल H की वैल्यू आई थी 4h, ठीक है। बाकी अगर आप कहते हो तो आपके एक एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, लास्ट लेक्चर में देख लीजिए कहाँ तक क्या हुआ है, ठीक है। चलो फिर भी अगर जल्दी जल्दी देखें तो देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। दूसरा हीट एंड ट्रायल से किया था, ये विस्थापन, दूरी, औसत वेग, अंतर लिया था हमने 220 सेंटीमीटर की यात्रा करती है 7वें सेकंड में, तुम्हें वस्तु का वेग बताना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लिए थे जी, याद आ गया मुझे, ये हमने क्वेश्चन कर लिए थे बिल्कुल। वो देखो ये लास्ट में मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन 14 में आपको जो वैल्यू बोली थी h सोल्व करने के लिए कि आप h सोल्व कर लेना, उसका आंसर आ गया होगा। तो मैं 15 से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन 15 क्या है, u चाल से ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त कर लेता है, उसी स्थान से 2u चाल से फेंका गया दूसरा पत्थर अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H प्राप्त कर लेता है। देखो यहाँ से एक पत्थर फेंक रहे हैं जी हम u चाल से, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई का तो सूत्र होता है आपको पता है u² बाय
2g। अब कैपिटल H क्या होगा, चाल को कितना कर दीजिए, वो कह रहे हैं दुगना कर दीजिए, 4u²/2g, और u²/2g की जगह मैं h लगा सकता हूं 4h। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो पहले ही आ चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है वो बहुत पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। बताऊं कहाँ पर करें? स्टेज 1 में क्वेश्चन है, देखो 50, स्टेज 1 में क्वेश्चन है 51, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 16 स्टेज 2 का ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 स्टेज 1 का, स्टेज 1 का 51 और स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 16 सेम है, आंसर भी सेम है, डाटा भी सेम है, दोनों का आंसर 4 सेकंड है। ठीक है, 16 के बाद 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं देखो, एक वस्तु को एक मीनार की चोटी ए से ऊपर की ओर फेंका जाता है जमीन पर t1 समय में। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था, बताया था आपको मैंने। ये एक मीनार है, एक वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं u वेग से, वस्तु ऊपर जाके नीचे आती है। ठीक है, यदि उसे ए से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर उसी चाल से फेंका जाए, उसको ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर उसी चाल से फेंका जाए u से ही, पहली वाली समय ले रही थी जी t1, दूसरी वाली समय ले रही है जी t2। ठीक है, यदि उसे ए से स्वतंत्रतापूर्वक गिरने दिया जाए तो पृथ्वी को पहुंचने में कितना समय लगेगा? स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरना दिया जाए, यानी आरंभिक वेग 0 कर दें, 0 कर दें तो यहाँ समय क्या लग रहा है जी, यहाँ समय लग रहा है जी t, तो t का फार्मूला आएगा जी √t1 t2। बताया था आपको, क्वेश्चन भी किया था हमने एक इस पर। तो ये तो हो गया जी 17 तक क्वेश्चन। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पढ़ लो, स्टेज 2 में ही चल रहे हैं। तो देखिए स्टेज 2 में क्वेश्चन नंबर 18, स्टेज 2 में ही करेंगे आज हम पूरे काम। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 क्या है देखो, एक रॉकेट को पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर छोड़ा जाता है, 30 सेकंड तक 10 के त्वरण से चलता है, उसके बाद ईंधन समाप्त हो जाता है, तेल ही खत्म हो गया। रॉकेट लेके गए, रास्ते में तेल खत्म हो गया, कोई रास्ते में पेट्रोल पंप थोड़ी आता है हवा में, तो क्या होगा, रॉकेट नीचे आएगा। देखो एक रॉकेट को पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर छोड़ा जाता है 30 सेकंड तक, यहाँ छोड़ा मान लेते हैं, रॉकेट को हमने यहाँ से छोड़ा ऊपर की ओर, 30 सेकंड तक चला जी, 30 सेकंड तक रॉकेट ऊपर गया, यहाँ पे ईंधन खत्म, तेल खत्म होते क्या वेग 0 हो जाएगा? नहीं, तेल खत्म होते ही वेग 0 नहीं होगा, कहानी समझिए। ऊपर जा रहा था, अभी रेस दे रहे थे, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, मान लेते हैं यहाँ तेल खत्म हो गया, तेल खत्म होते ही क्या वेग 0 नहीं होगा, इसके पास कुछ वेग है, वो वेग अब कम होगा, मान लेते हैं 100 है इसके पास वेग, 100, 50, 40, 30, 10, 0, फिर नीचे आएगा। बात समझ गए? ऊर्ध्वाधर छोड़ा जाता है 30 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है, 30 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। यहाँ पर वेग देखो इसका कितना है, v = u + at, त्वरण कितना 10 और t कितना 30, और आरंभिक वेग है क्या? नहीं, आरंभिक वेग नहीं दिया, त्वरण दिया है। तो यहाँ पर इसके पास वेग है जी 300 मीटर पर सेकंड। अब ये ऊपर घटते हुए वेग के साथ जा रहा है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर अंतिम वेग 0 हो गया जी, यानी यहाँ पर a की वैल्यू आ गई जी -10, अभी तक त्वरण था, अब मंदन आएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, छोड़ने के क्षण में कितने समय बाद रॉकेट अधिकतम ऊंचाई पर होगा? भाई जब तक अंतिम वेग 0 ना हो जाए तब तक अधिकतम ऊंचाई पर होगा। एक तो ये ऊंचाई है जी h1, और एक ये ऊंचाई है जी h2 ऊंचाई कौन सी है? h2 ऊंचाई वो है जी जब तेल खत्म होता है,
ईंधन ख़त्म होता है, और ईंधन ख़त्म होने के बाद भी वो थोड़ा और ऊपर जाता है, तो हमें H1 H2 दोनों निकालनी है। तो ऊंचाई पूछे तो दोनों निकाल देंगे, लेकिन समय पूछा है तो दोनों समय निकाल देंगे जी। एक समय तो ये हो गया जी T1 T सेकेंड, एक समय यहाँ का आ जाएगा जी T2। उत्तर में क्या आएगा, दोनों समय लेने पड़ेंगे उत्तर में, T1 और T2। तो कुल समय आएगा जी T1 प्लस T2 आएगा जी, बिल्कुल। तो समझिए जी बात क्या है, कुल समय आ जाएगा T1 प्लस T2। रॉकेट को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यहाँ पहले 30 सेकंड चला, फिर T2 समय निकाल लेते हैं। T2 कैसे, V = U + AT। कहाँ से कहाँ लगाऊँ समीकरण, B से C लगा दूँ, इसको ये बोल दूँ। अब मैं B से C काम कर रहा हूँ जी। अंतिम वेग मुझे 0 करना है, आरंभिक वेग 300 था, मंदन कितना टाइम लगा, कौन सा टाइम है ये, T2 की वैल्यू आ गई 300/10, कितना सेकंड, 30 सेकंड। T2 30 सेकंड है ही, T1 भी 30 सेकंड है, तो कुल समय T1 प्लस T2 30 + 30, आंसर कितना, 60 सेकंड। 60 सेकंड आंसर आएगा कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। 18 का तीसरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 19 कहता है जी, एक खिड़की की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, खिड़की के ऊपर 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से पत्थर गिर रहा है। खिड़की के ऊपर 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से पत्थर गिर रहा है, खिड़की को कितने समय में पार कर लेगा। ये कंडीशन है जी, देखिए ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, मीटर में बदल के लो, 0.5 मीटर है जी, 0.5 मीटर है। ये 40 सेंटीमीटर है, 0.4 मीटर है जी, ये समझ गए, मीटर में 0.4 मीटर, 0.5 मीटर। ये खिड़की की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक पत्थर गिरता है, खिड़की को कितने समय में पार कर लेगा। यहाँ से गिराया जाता है जी, गिराया जाता है तो यहाँ पर आएगा, यहाँ आते आते कोई वेग आ गया, फिर नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ कोई अलग ही वेग आ गया, अंतिम वेग। तो अब ये फिर वही तरीका, पहले ए से बी काम कर लो, फिर बी से सी काम कर लो। ए से बी काम करते हैं, ए से बी काम करते हैं तो अंतिम वेग v क्या होगा, u + AT, लेकिन समय थोड़ी दिया है समय नहीं दिया तो आपको v = u + AT के बजाय v² - u² = 2as, इस पर काम करना पड़ेगा। v² - u² = 2as, v² निकालना है, आरंभिक वेग कितना है 0, 2a कितना है जी 10, त्वरण 10 है, और दूरी कितनी है जी 0.4, तो v² कितना आएगा, 0.4 को 10 से करेंगे 4 दूना 8, v² का मान 8 आ गया जी। भाई यहाँ पर जो वेग है उसका मान आ गया जी हमारे पास। अब b से c काम कर दो जी, b से c काम कर देते हैं, तो यहाँ पे अंतिम वेग निकाल लेते हैं पहले तो, v² - u² = 2s, फिर वही फार्मूला, अंतिम वेग आपको चाहिए, इस ये v² कितना है 8, a कितना है वही 10, और ये कितना 0.5, 0.5 × 10, 5 दूना 10 और 8 18, ठीक है। अब v निकालोगे, यहाँ से v 8 का रूट कितना आएगा 2√2, इधर v निकालोगे 18 का रूट कितना आएगा 3√2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से यहाँ टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो आप सीधा फार्मूला लगा दो जी, यहाँ से यहाँ फार्मूला लगा दो, v = u + AT, फाइनल कितनी 3√2, और ये कितनी जी b से c काम कर रहा हूँ,
ये कितनी 2√2, त्वरण कितना 10 × t, बस आंसर आ जाएगा। 3√2 माइनस 2√2, √2 इक्वल टू 10t, t इक्वल टू √2 कितना होता है 1.414/10, ठीक है। अब इसको लगभग उत्तर ले लो, 1.4 ले लेते हैं, लगभग 1.4 वर्गमूल 2 का मान ले लिया मैंने, वर्गमूल 2 का मान 1.4/10, तो कितना ले सकते हैं 14/100, 14/100 यानी 7/50, 7/50 यानी 7 7 49, 1/7 सेकेंड आ जाएगा कि नहीं, लगभग 49 है, तो ऊपर भी तो हमने कम ही लिया है ना जी, यहाँ पर भी तो 14 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 19 तक हमने कर दिया जी। अब क्वेश्चन 20 पर आ जाता हूँ मैं। ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, ये थोड़े इजी क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, एक पिंड बिंदु O से प्रारंभ होकर O से P से Q से O पर गति करता है, कौन सा रेखीय गति को दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है। OP रेखा सीधी रेखा में, बिल्कुल। PQ भी सीधी रेखा में है। क्या Q से O सीधी रेखा है? नो नो नो। कौन सा उत्तर, पहला दूसरा दोनों, यानी कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। 21 नंबर पे, माना x1 x2 किसी वस्तु की t1 t2 समय पर स्थिति दी गई है, डेल्टा t बराबर b है, और इसका इस समय में विस्थापन a द्वारा व्यक्त किया गया है, a को विस्थापन c और d से। देखो जी, मैं ये कहूँ जी c और d दो स्थिति है, यहाँ पे x1 है, यहाँ x2 है, तो ये डेल्टा x कैसे लेंगे, डेल्टा x कैसे लेंगे, x2 माइनस x1 से, ठीक है। यहाँ पे टाइम मान लिया मैंने t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, तो डेल्टा t कैसे लेंगे, t2 माइनस t1 से। डेल्टा x a से दिखाया गया है जी, डेल्टा t b से दिखाया गया है जी, c कौन सी है, प्रारंभिक स्थिति है, और d अंतिम स्थिति है, तो कौन सा उत्तर हो गया, तीसरा उत्तर हो गया जी, थर्ड आंसर। कौन सा आंसर आएगा, 3। 21 नंबर देखिए, डेल्टा x द्वारा प्रदर्शित विस्थापन है, नहीं ये 21 ही था, ये कितना नंबर था, ये 21 नंबर था, अब मैं 22 नंबर बोल रहा हूँ। डेल्टा x द्वारा प्रदर्शित विस्थापन अधिक धनात्मक होगा, कब होगा जी धनात्मक, जब x2 क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। ऋणात्मक कब होगा, जब x2 क्या हो, छोटा हो। ये 23 में आ गया जी। 22 का आंसर कौन सा, x2 बड़ा, 22 का पहला आंसर। 23 का कौन सा आंसर, x2 छोटा, दूसरा आंसर, ठीक है। 24, एक कार विराम अवस्था से बिंदु O से प्रारंभ होकर सरल रेखा के अनुदिश 5 किलोमीटर चलकर बिंदु P पर पहुंचती है, यू टर्न लेकर O बिंदु पर आकर रुक जाती है, बिंदु पथ की लंबाई बताइए। भाई वो जाकर वापस आ गई जी, जाके वापस आ गई, तो वेग वापस आ गई तो विस्थापन तो 0 हो गया, लेकिन दूरी क्या होगी, 5 और 5 10, 5 और 5 10 किलोमीटर दूरी हो गई, और विस्थापन क्या हो गया 0, 10 और 0। बिंदु पथ की लंबाई तो होती है ना वास्तव में 25 नंबर के बारे में बात करूं, 25 नंबर क्या कह रहे हैं, एक त्वरण का ए डेल्टा वी बटे डेल्टा टी द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो कौन सा कथन सही है। तो डेल्टा वी तो होता है जी v2 माइनस v1, या v1 माइनस v2 भी ले सकते हैं, जहाँ पर v2 और v1 तात्क्षणिक वेग है और t1 t2 समय पर है, तो कौन सा उत्तर जाएगा, पहला ही उत्तर जाएगा 25 का। फिर भी चेक कर लेना एक बार, स्टेज 2 में 25 का कौन सा उत्तर है बताओ, 25 का उत्तर पहला ही जाएगा। 26, वीटी ग्राफ की स्पर्श रेखा की ढाल निम्न में से किसका मान देखिए, वेग समय ग्राफ की ढाल क्या देती है, तात्क्षणिक त्वरण को दर्शाती है जी। वेग समय ग्राफ की ढाल है वो तात्क्षणिक त्वरण को दर्शाती है, ठीक है जी।
आगे बढ़ जाते हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन है ये। पेपर में कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको जो मैं करा रहा हूँ और जो सीएलसी का ये मॉड्यूल दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन अगर आपने सारे कर लिए, मतलब समझना आपको कहीं पे दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन करना समझ के है। फिजिक्स को आप रट नहीं सकते हैं, समझ के ही करना पड़ेगा जी आपको। अब रटने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, हर एक चीज़ दिमाग लगाइए, क्यों हो रही है सोचिए उसके बारे में, ऐसा हो तो ऐसा हो और ऐसा हो तो कैसा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम जी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देखो। 27 क्वेश्चन है, एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है, 10 सेकंड पर ब्रेक लगाती है, अगले 5 सेकंड बाद रुक जाती है, 10 से 15 त्वरण। कंडीशन क्या है? 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 10 सेकंड यहाँ पर t बराबर 0 से चली होगी, 10 सेकंड पर, यहाँ 15 सेकंड पर, यहाँ कुछ त्वरण नहीं है तो यहाँ पर भी वेग कितना है? 30 ही है जी। और यहाँ पर वेग क्या हो गया जी? 0 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला क्या है? 10 से 15 सेकंड के बीच में औसत त्वरण बताइए। 10 से 15 के बीच में औसत त्वरण बताना है। तो त्वरण क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटा समय, फाइनल माइनस इनिशियल आवर टाइम। भाई 15 से 10, टाइम तो 5 ही सेकंड हुआ है। फाइनल कितना है? 0 और आरंभिक कितना था? 30/5, कितना उत्तर आया? -6। -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्तर आ जाएगा जी। उसके बाद 28 है। 28 क्या कहता है? एक समान त्वरित गति के लिए t समय पर वेग v, t बराबर 0 समय पर वेग v नोड, त्वरण a, विस्थापन x दिए गए सूत्र पूछा जी, v² - u² 2s। 28 का तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, 29, विराम अवस्था से गिरती हुई किसी वस्तु के लिए समय अंतराल, आरंभिक वेग 0, आरंभिक वेग 0, तो और क्या पूछा है? समान आरंभिक वेग 0 और समय अंतराल बराबर, तो S1 अनुपात S2 अनुपात S3, 1, 3, 5, 7, आगे भी बढ़ सकते हो। कौन सा उत्तर? दूसरा उत्तर। 30 नंबर, क्या कह रहा है देखो। 30 नंबर में बोले वाहन के लिए विराम अवस्था से आने से पूर्व की दूरी ds v नोट तथा a के पदों में लिखो। तो वही सूत्र, अंतिम वेग 0 करना है जी, v² - u² = 2s। इसको आप 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? u² / 2a। u को आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं, v नोट लिख दो बेशक, v02 / 2a। ठीक है, 31 नंबर सवाल क्या कहता है? 31 कहते हैं जी, t बराबर 0 पर एक कण की स्थिति x बराबर +3 इकाई है, विराम अवस्था से प्रारंभ होकर यह नियत त्वरण 4 से गति कर रहा है, तो समय t बराबर 3 सेकंड पर स्थिति क्या होगी? t बराबर 0 पर कण की स्थिति 3 इकाई है, ये t बराबर 0 है, यहाँ स्थिति कितनी है? 3, कण की स्थिति 3 इकाई, विराम अवस्था से प्रारंभ होकर नियत त्वरण 4 से गति कर रही है, तो समय t बराबर 3 सेकंड पर, 0 सेकंड, 3 सेकंड, तो यहाँ कितनी होगी जी? त्वरण 4, त्वरण कितना है? 4 है। लगाओ दिमाग, कैसे होगा भाई? हमें वहाँ 3 सेकंड पर दूरी निकालनी है। तीन सेकंड पर क्या निकालनी है? कण की स्थिति निकालनी है जी। यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ x1 स्थिति है,
यहाँ पे कोई हम x2 स्थिति निकालने जा रहे हैं जी, x2 का मान निकालना है हमें, ठीक है। कैसे निकालें बताओ? t बराबर 0 पर 3 है तो आप ये फार्मूला लगा दीजिए, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s आरंभिक वेग विराम अवस्था से चलती है शायद, विराम अवस्था से, यानी आरंभिक वेग 0 हो गया, त्वरण 4 हो गया और समय 3 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 2 कट जाएगा, 9 दूना 18, यानी 18 मीटर की दूरी है जी ये 18 मीटर की दूरी है। 18 मीटर की दूरी है तो यहाँ 18 माइनस 3 करूँ या 18 प्लस 3? 18 प्लस 3 होगा, क्योंकि 21 माइनस 3 तभी तो 18 आएगा, तो 21 आंसर आएगा जी, 21 इकाई। पहला उत्तर हो जाएगा 31 का। समझ गए हो? 32 पे आ जाता हूँ मैं। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक 110 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से फेंका जाता है। धरातल से ऊपर गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, ठीक है। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, भाई 110 मीटर ऊंचा तो भवन है, ये 110 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ से आप बॉल फेंक रहे हो, बॉल थोड़ी सी ऊपर जाकर वापस नीचे आ रही है। अब आपको पहले तो ये ऊंचाई निकालनी है और उसको इसमें जोड़ना है, तब उत्तर आएगा। तो ये स्मॉल एच तो आपको निकालने ही बताई हुई थी जी, कैसे आती है, यू स्क्वायर बाई 2g। किस स्पीड से फेंका गया है? 10 से, 10 का स्क्वायर 100, यानी कितनी आई? 0 से 0 कितना मीटर? 5 मीटर। तो कुल ऊंचाई कितनी आएगी बताओ? स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, 5 प्लस 110, 115 मीटर उत्तर आएगा, ठीक है जी। 115 मीटर उत्तर आ जाएगा जी 32 का। 33 क्वेश्चन 33, देखो क्या क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 कह रहे जी, धरातल से 10 मीटर ऊपर, धरातल से 10 मीटर ऊपर किसी बिंदु से गेंद के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। धरातल से 10 मीटर, धरातल से 10 मीटर ऊपर किसी बिंदु से गेंद को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है। गेंद को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है। धरातल को छूने से पूर्व गेंद द्वारा लिया गया समय, पूरा उड्डयन काल निकालना है जी, ऊपर जाकर वापस आएगी। तो पूरा उड्डयन काल का तो ये सूत्र होता था, क्या सूत्र होता था? u प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। ये सूत्र तो याद रखना ही पड़ेगा जी। ये क्या है? ये तो होती है कैपिटल एच। तो देखो u 20 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 2g 10, h कितना? 10, g कितना? 10, 20 प्लस 400 और 200, 600, कितना आएगा जी? 600 का वर्गमूल। 20 प्लस 600 में से 100 बार ले लो, 10 वर्गमूल 6, तो भाग करोगे तो 2 प्लस में वर्गमूल 6 सेकेंड आएगा। 2 प्लस वर्गमूल 6, 33 का पहला ही आंसर आएगा जी, ठीक है जी। स्टेज 2 में 33 का पहला आंसर। 34 पे बढ़ जाते हैं जी। 34 नंबर क्या कहता है? आसान ही है अब तो। ये v का मान दिया है, देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x, इसको आप dv बाई dx ले लो,
क्यों ले लें? क्योंकि त्वरण क्या होता है, v dv/dx होता है, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए, इसलिए ले रहे हैं dv/dx। 3x² का 2x माइनस 4x का 1 कितना आया, 6x माइनस 4। v का मान कितना है, 3x² माइनस 4x और 6x माइनस 4 त्वरण आ जाएगा जी। ठीक है, ये क्वेश्चन था जी 34 तक। बात करते हैं जी नेक्स्ट 35 नंबर, स्टेज 2 क्वेश्चन 35। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। कार 20 मीटर पर सेकंड के वेग से दक्षिण की दिशा में चलते हुए व्यक्ति को क्रॉस करती है। भाई ऊपर 10 है, नीचे 20 है, विपरीत दिशा में है, तो वेग किसी के सापेक्ष निकालो, जुड़ेगा ही जुड़ेगा। उत्तर कितना आएगा, 30। तो मैन का कार के सापेक्ष निकालो या कार का मैन के सापेक्ष निकालो। ठीक है, ठीक है। 36 35 का यही आंसर है ना जी। स्टेज 2 35 का एक आंसर है जी। ठीक है, 36 क्या कहता है, दो कण ए और बी सरल रेखा के अनुदिश एक समान चाल से गति कर रहे हैं। दोनों कणों के सापेक्ष गति में के संबंध निकालना है। दोनों कणों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जी। दोनों कणों के सापेक्ष गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सापेक्ष वेग VAB और VBA शून्य है केवल तभी जब कण समान दिशा में गति कर रहा है। बिल्कुल, जब कण समान दिशा में गति करता है तो वेग माइनस होते हैं जी, ये बात आपको बताई हुई है। समान दिशा में समान वेग है तो उत्तर 0 आ जाएगा। दूसरी बात, यदि कण विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो वेग का परिमाण है उनके परिमाण का दुगुना। बिल्कुल सही, विपरीत दिशा में जुड़ जाता है जी। विपरीत दिशा में आप जा रहे हो तो आप v और v कितना ले लोगे जी, 2v ले लोगे। दोनों सही हो गए जी, पहला दूसरा। तीसरा, VAB और VBA सापेक्ष वेग सदैव क्यों? सदैव क्यों? सदैव शून्य होते तो पढ़ना ही नहीं पड़ता हमें। तो चौथा उत्तर होगा जिस एक और दोनों आंसर सही है। 37 नंबर पे आ जाते हैं, देख लीजिए यही उत्तर दिया होगा ना। 36 का उत्तर दिया हुआ जी 4। ठीक है, किसी कण की त्वरित गति के लिए, कोई कण त्वरित गति कर रहा है। त्वरित गति मतलब एक दिशा की बात नहीं कर रहा है, वो आगे जाकर वापस घूम के भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। कण का औसत वेग सदैव अंतिम वेग से कम होगा। कण का औसत वेग सदैव अंतिम वेग से कम होगा, कोई जरूरी नहीं है जी। औसत वेग ज़्यादा भी हो सकता है अगर वो घूम के गति कर दे तो। कण का औसत वेग अंतिम वेग से ज़्यादा ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हमेशा जरूरी नहीं है। कण का औसत वेग 0 हो सकता है, हाँ औसत वेग 0 हो सकता है जी कण का, ये बात मान सकते हैं। कण का औसत वेग अंतिम वेग का ना, ये तो तीसरा उत्तर होना चाहिए क्या, 37 का। 37 का उत्तर 3। ठीक है जी, 38 पे आ जाते हैं जी। अड़तीस नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 38 कह रहा है दो कण समान ऊंचाई से 1 सेकंड के अंतराल पर छोड़े जाते हैं। पहले कण को छोड़ने के पश्चात वह समय क्या होगा जब दोनों के मध्य की दूरी 10 मीटर। तो ठीक है जी, देखो बात क्या है, दो कण एक समान ऊंचाई से, एक समान ऊंचाई है, ये h ऊंचाई है, एक समान ऊंचाई से 1 सेकंड के अंतराल पर छोड़े जाते हैं। पहला छोड़ा, फिर दूसरा छोड़ा,
दोनों कणों के मध्य दूरी 10 मीटर होगी, तो समय कितना होगा? मान लीजिए तो ज़्यादा चल गया जी, ये थोड़ा कम चला है, इनके बीच की दूरी कितनी करनी है? 10 मीटर। तो ये समय निकालना है, और ये समय कितना है? ये समय तो 1 सेकंड कम है, यही तो है, तो आ ही जाएगा उत्तर। देखो पहले इसके लिए काम कर दूं, ये x1 बोल दूं, इसको x2 बोल दूं, और x1 माइनस x2 दोनों को क्या बोल दूं जी? 10 मीटर बोल दूं। x1 कितना होगा जी? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 10। बस इसको हल कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 10। ओपन कर दो जी। 5t स्क्वायर माइनस 5 प्लस 10t इज इक्वल टू 10। कैंसिल कर दो जी। 10t का मान आ गया जी 15 और t का मान आ गया 15/10, 1.5 सेकेंड। कोई दिक्कत? तो आप कोशिश करोगे तो एक एक लाइन के सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिंपल तरीका है। 39 नंबर कह रहा है 3 इंच ऊंचाई के एक टावर से कण को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। समान ऊंचाई h को तय करने में कण के द्वारा लिए गए समय का अनुपात। बस, तो ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं जी। आरंभिक वेग 0 और बराबर दूरी वाले समय का अनुपात तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। 1/√2 माइनस √1, √2 माइनस √1, फिर अनुपात √3 माइनस √2। इसको आगे तक लेके जा सकते हो, ठीक है। तीसरा उत्तर 39 का, तीसरा एक देख लीजिए। 39 का उत्तर आएगा जी, तीसरा क्यों? हाँ, चौथा। 39 का उत्तर चौथा ही तो निकाला है मैंने, ठीक है। उसके बाद 39 का उत्तर चौथा निकाला है। फिर देखिए जी 40 का उत्तर क्या जाना चाहिए? एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से आ रही है, चौथे मंजिल की ओर पहुंचने वाली है। धरातल के मूल स्थिति मानते हुए सभी स्थितियों के लिए ऊपर की दिशा को धनात्मक लेने पर कौन सा कथन सही है? फिर लिफ्ट नीचे आ रही है जी, लिफ्ट नीचे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 40, लिफ्ट नीचे आ रही है तो क्या करना है? धरातल को मूल स्थिति मानते हुए सभी स्थितियों के लिए ऊपर की ओर धनात्मक। ऊपर पॉजिटिव होगा तो नीचे क्या होगा जी? नेगेटिव होगा, बिल्कुल। तो नीचे आ रही है जी, लिफ्ट नीचे आ रही है। तो पहली बात तो x बोला है, b बोला है, a बोला है। वेग नीचे, त्वरण नीचे, दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। उसके बाद x तो जी ऊपर से स्टार्ट होगा ना जी, x तो पॉजिटिव होगा ना जी। भाई आप स्टार्ट तो ऊपर से ही हुए हैं ना जी, वेग और त्वरण दोनों तो नेगेटिव आ जाएंगे। 40 का दूसरा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल। 41 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं जी। 41 नंबर सवाल क्या कहता है? 41 सवाल कहते हैं एक वस्तु XY तल में किसी बल के प्रभाव में गति करती है। t बराबर 0 पर मूल बिंदु से वेग, t बराबर 0 पर जो वेग है वो कितना है जी? 5 है, और वो भी i कैप में, ठीक है। बल के कारण त्वरण कितना है जी? 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j ये त्वरण है। किस क्षण पर x निर्देशांक 84 है तो y निर्देशांक कितना होगा? x और y दोनों में समीकरण लगाओ जी। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये t बराबर 0 की कहानी है। कितना है? 84। कितना है जी? वेग 5, ये समय t, हाफ। x दिशा का त्वरण ये है जो i के साथ होता है। इस समीकरण को हल करके आपको t निकालना पड़ेगा।
फिर उसको y निर्देशांक में रखना पड़ेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले हमने लगाया था जी x दिशा में, इस बार हमने लगाना पड़ रहा है y दिशा में। y निर्देशांक निकाला, uy तो है ही नहीं, 0 हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। t यहाँ से निकाला वो यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से t निकाल रहे हो। ए वाई कितना है, x दिशा का त्वरण 3 और y दिशा का त्वरण कितना है जी 2, तो 2 से 2 काट दो, उत्तर आ जाएगा जी टी स्क्वायर। टी का मान यहाँ से निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना था, 42 नंबर क्वेश्चन था जी ये, ठीक है। इकतालीस तो सीधा ही है जी। 41 में कह रहा है कि x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। कौन सी स्थिति है ये बताओ। x तो स्थिति हो गया और v वेग हो गया, तो ये सवाल नंबर था 42 तक हम कर चुके हैं जी, ठीक है। 42 का उत्तर कौन सा आएगा बताओ, 1 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 42 के बाद 43 पे काम करना स्टार्ट करते हैं। 43 नंबर क्या कहता है देखो। 43 कह रहा है कण की स्थिति दी गई है t सेकंड में, r के लिए इकाई मीटर 1 सेकंड पर, वेग का मान बताइए। तो सबसे पहले तो r दिया है, r कितना दिया जी 3 t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। जहाँ t सेकंड में, r मीटर में, t बराबर 1 सेकंड पर वेग बताइए। तो पहले तो वेग निकालो, फिर 1 सेकंड मान रखो। वेग कैसे निकालोगे जी, dr बाई डी टी से 3 आई कैप 3 दूना 6 t जे कैप, और इसका क्या कर देंगे जी, इसका 0 कर देंगे जी। कितने समय पर काम करना है बताओ, वेग आपको निकालना है 1 सेकंड पर काम करना है। 1 सेकंड रखो जी, 3 आई प्लस ये क्या था 3t 2t स्क्वायर प्लस 5k, ये क्या होगा जी 2 दूना 4 होगा ना जी, 4 t की जगह 1 इंटू जे, वेग आ गया जी 3 आई प्लस 4 जे। इसका आप परिमाण निकाल सकते हो जी। यहाँ से परिमाण कैसे निकालोगे जी, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 9 25 का रूट कितना आ गया जी 5 मीटर पर सेकेंड। दिशा हमेशा निकालते हैं जी टेंजेंट थीटा से। टेंजेंट थीटा क्या होती है, वी वाई बाई वी एक्स। वाई की दिशा में वेग कितना है बताओ 4, और एक्स दिशा में वेग कितना है 3, 4/3। इस त्रिभुज को जानते ही होंगे, 3 4 5, और ये कोण कितना होता है 53 डिग्री, 4/3 लंब बटे आधार, थीटा 53 डिग्री। किसके साथ है जी, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कोण है जी। 43 नंबर। 44 पे आ जाते हैं जी। 44 कह रही है एक नाव है, एक नाव 1 किलोमीटर चौड़ी नदी के न्यूनतम पथ पर 15 मिनट में पार करती है। 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, ठीक है, 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, बी से दर्शाते थे। नदी को न्यूनतम पथ पर 15 मिनट में पार करती है। समय कितना, 15 मिनट को हावर में कैसे बदलेंगे, 60 से डिवाइड कर दो, 1/4 घंटे, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल 5, नाव वेलोसिटी ऑफ बोट या मैन 5 है। नदी की चाल बतानी है, रिवर की चाल बतानी है, तो फार्मूला लगा दो जी। क्या फार्मूला होता था, b/√अंडर
वी स्क्वायर माइनस, पहले कौन आता था याद करो, किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, मैन की, और यहाँ किसकी, रिवर की। ये बोट की स्पीड है, इसको आप मैन की स्पीड ही समझो। मैन कहाँ बैठेगा, बोट में ही तो बैठेगा मैन। तो इस फार्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ जी मैं, टी का मान रख रहा हूँ मैं 1/4, बी का मान रख रहा हूँ 1 रूट अंडर मैन की स्पीड 5 का स्क्वायर, और रिवर की स्पीड आपको निकालनी है। वर्क कर दो जी दोनों तरफ, इसको ऊपर लाएंगे तो कितना आएगा, 25 माइनस वी आर का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। वी आर का स्क्वायर कितना हो गया जी, 25 माइनस 16 9, और यहाँ से वी आर कितना आ गया जी, 3। ठीक है। और आखिरी 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आंसर देखना जी। 44 का आंसर क्या है, 44 का आंसर है जी 3। सही है जी। 45 नंबर, यदि तल पर खड़ा व्यक्ति एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है तो ट्रेन में स्थित व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए पत्थर, प्रक्षेप्य गति होगी जी, परवलय बोलते हैं आप। उत्तर होना चाहिए 45 का, 45 का उत्तर सेकंड ही है। बात क्या है, बात समझना पहले, मैं आपको बात समझा रहा हूँ। बात क्या है, बात ये जी, ये सापेक्ष गति का एक कंसेप्ट है जी। सापेक्ष गति का कंसेप्ट क्या है कि जैसे आप चलती बस है, हालांकि आगे डिटेल में आएगा प्रक्षेप्य गति वाले लेसन में। चलती बस से आप कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हो, बस आगे जा रही है, आप शीशे से नीचे कुछ गिराते हो, हालांकि गलत आदत है, ये गंदी आदत है, नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं। गिराते हो तो क्या करते हैं, आपको लगेगा वो सीधा नीचे गया है, क्यों, क्योंकि आप आगे जा रहे हो। आप आगे गए इसलिए वो पीछे गए। जैसे हम बोलते हैं चलती बस में हम देखते हैं, हमें लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, नहीं, पेड़ पीछे नहीं जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हो, इसलिए आपको पेड़ पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो बात क्या है कि आप उस ऑब्जेक्ट को गिराओगे तो ऑब्जेक्ट पीछे गया है, आपको लगेगा वो सीधी रेखा में गया है, नहीं, एक्चुअल में वो ऐसे परवलयाकार पथ में नीचे गया है। जैसे हम किसी ऊंची बिल्डिंग से बॉल फेंकते हैं ना नीचे, तो बॉल कैसे जाती है, ऐसे परवलयाकार पथ में नीचे जाती है, उसी तरह वो गया है। तो ये सापेक्ष गति है कि कैसा होता है और कैसा दिखता है। जैसे मैं बात करूं कि ट्रेन में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ट्रेन में, बस में बात करें कि 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी। ट्रेन में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, क्या दोनों चल रहे हैं, दोनों धरातल के सापेक्ष तो चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष नहीं चल रहे। आपको पूछ लिया जाए ए की चाल बी के सापेक्ष 0, बी की चाल ए के सापेक्ष 0, क्योंकि दोनों सीट पर आराम से बैठे हैं, दोनों चल ही नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों की धरातल के सापेक्ष तो चाल है ना। तो ये सापेक्ष गति का तरीका है, इसको आप ध्यान से समझना। भाई सापेक्ष आपको ये देखना है किसके रूप में निकालनी है। जैसे एक यहाँ पे धरातल पे खड़ा है आदमी, एक सी आदमी खड़ा है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये जा रही है मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से, वैसे कोई क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो आप क्या कहेंगे, सी को देखना है ए और बी को, ए की चाल सी के सापेक्ष या बी की चाल सी के सापेक्ष, दोनों क्या रहेगी जी 10। अगर पूछ ले ए की चाल बी के सापेक्ष क्या रहेगी जी 0, क्यों, क्योंकि जी दोनों विराम अवस्था में ही हैं, ए और बी दोनों के दोनों चल ही नहीं रहे हैं, दोनों ही विराम में हैं, दोनों विराम अवस्था में हैं, तो आप ये कहेंगे कि उनकी एक दूसरे के सापेक्ष चाल तो है ही नहीं। ठीक है। तो ये सापेक्ष चाल के ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिन पे आपको थोड़ा सा और अच्छे से सीखना चाहिए। देखो मैं जैसे बताता हूँ, जैसे स्टेज 2 आज हमने ख़त्म कर दिया है, अगली क्लास में हम स्टेज 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखो सापेक्ष चाल पे आप हमेशा दिशा पे जरूर ध्यान दें। सापेक्ष के बारे में मैं एक बात और बताता हूँ। देखो सापेक्ष पे आप हमेशा दिशा, वो बात तो हम समझ गए, सेम दिशा में हो माइनस होगा, विपरीत दिशा में हो प्लस होगा, लंबवत हो तो परिमाणी निकाल देंगे। ये तो हमने सापेक्ष में सीख ही लिया जी।
सपेक्स में जो मेन बात है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ मैं एक इस तरह का एक बॉक्स ले रहा हूँ, यहाँ से मैं एक ट्रेन ले रहा हूँ जी, ट्रेन ये मैं बोल रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, फिर भी एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ। ये ए है, ये बी है, इस बार ये भी चल रहे हैं। ए की चाल ट्रेन के अंदर है, धीरे धीरे चल रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड से। बी भी धीरे धीरे चल रहा है, अंदर ही अंदर 2 मीटर पर सेकंड से। एक आदमी धरातल पे है, सी आदमी, ठीक है। तो अब बात ये कि जी वो ट्रेन के अंदर चल रहे हैं दोनों, ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है। तो सबसे पहले ए की चाल धरातल के सापेक्ष कितनी होगी? धरातल के सापेक्ष काम कर रहे हैं हम एक बार। धरातल के सापेक्ष, ए धरातल के सापेक्ष किस चाल से चलेगा? ए धरातल खुद 1 से चल रहा है, 10 से रेलगाड़ी चल रही है, धरातल के सापेक्ष उसकी चाल कितनी होगी? 11। बी की धरातल के सापेक्ष कितनी होगी बताओ? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, धरातल को मैं ग्राउंड बोल सकता हूँ, जी लगा देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 12 होगी। अब आपको बोल दे कि बी की चाल ए के सापेक्ष कितनी होगी, तो बी की चाल ए के सापेक्ष कितनी होगी? बी जा रहा है 2 से, ए जा रहा है 1 से, कितनी होगी जी? 1 मीटर पर सेकेंड। बी की चाल ए के सापेक्ष होगी जी 1 मीटर पर सेकेंड। ये 11 है, ये 12 है, ये 1 है। बात समझ गए होंगे जी। तो बस मैं यही बात बता रहा हूँ, सापेक्ष के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं और उनको आप बहुत ध्यान से समझें, अच्छे से देखें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सेकेंड स्टेज तक हमने ख़त्म कर दिया है, अगली क्लास में हम थर्ड स्टेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ओके, बाय।